तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। नमस्कार, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस परिवार की ओर से आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हमारे साथ आज एक खास मेहमान हैं। नाम है पीयूष कुमार पांडे। पीयूष यूपी पीसीएस 2023 में 19वीं रैंक के साथ डिप्टी एसपी पद पर चयनित हुए हैं। पीयूष जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। साथियों, आपके मन में बहुत सारे प्रश्न उठते होंगे। नित्य प्रतिदिन आप बहुत सारे प्रश्नों के साथ जो है दो चार होते रहते होंगे। आज पीयूष जी उन सभी प्रश्नों को आपके मन में जो उठ रहे हैं उसे शांत करने वाले हैं। पीयूष जी, एक बार फिर से मेरी ओर से भी और पूरी संस्कृति टीम की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। जब ये रिजल्ट आया सर, कल परसों आया था जब, सर तो शाम में जब आप रिजल्ट देख रहे होंगे, उससे पहले ठीक कैसा लग रहा सर था? पूरा दिन मुझे पता चला कि रिजल्ट आने वाला है, तो हाँ। पूरा दिन एकदम बेचैनी भरा था कि क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। बस ये था कि मैंने पेपर अच्छे करे थे, मेंस अच्छा लिखा था। मुझे लगता था कि हो सकता है कुछ ना कुछ एक अच्छा मिल जाए, लेकिन फिर भी चूंकि ये ऐसे एग्जाम है जिनमें अनिश्चितता बहुत ज़्यादा होती है, तो आप एकदम निश्चिंत नहीं हो सकते हैं। तो दुविधा सभी विद्यार्थियों के मन में होती है, मेरे बिल्कुल। मन में थी। तो यही 6:30 बजे के आसपास लगा कि 6:30 आ जाएगा, लेकिन तब भी नहीं आया। फिर 7 बज गए, 8 बज गए, और वेट करते करते वो समय जो होता है बहुत ज़्यादा परेशान भी करता है कि क्या होगा, बहुत ज़्यादा दुविधा होती है। अंततः 8:30 बजे के आसपास रिजल्ट अपलोड हुआ, और मैं जब रिजल्ट अपना खोजने लगा तो ऊपर जब देखा डिप्टी कलेक्टर में तो नहीं था। फिर मैंने सर्च किया, तब देखा मैं पीयूष कुमार पांडे 19वीं रैंक के साथ डिप्टी एसपी पद पे चयनित हुआ। वो पहला मोमेंट मैं जानना चाह रहा हूँ, जब आपने अभी कहा कि आपने सर्च किया पीयूष कुमार पांडे नाम, डिप्टी एसपी 19वीं रैंक के साथ, पहले क्षण वो कैसा लगा था? एकदम ऐसा लग रहा था कि मानो पता नहीं क्या हो गया, अचानक चीज़ें सब बदल गई हैं। मैंने जैसे मैंने रिजल्ट देखा, सबसे पहले अपने भैया को कॉल किया, अच्छा। चूँकि और भैया साथ में ही परिवार में थे, तो दोबारा किसी को फिर और कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने उनको बस मैं यही चिल्ला रहा था कि बस डिप्टी एसपी इस तरीके से। अच्छा। मानो वो अजीब, मतलब वो पल बस जब सोचता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है। घर के लोगों का कैसा रिएक्शन था? वो लोग कह रहे थे हाँ, मतलब बहुत ज़्यादा खुश हुए अचानक। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा आप शांत हो जाओ, ठीक है डिप्टी एसपी हो गया। क्योंकि मैं चिल्लाया जा रहा था कि डिप्टी एसपी, क्योंकि काफ़ी जब संघर्ष के बाद जब चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल। तो फिर वो चीज़ फिर लगता है कि बहुत कुछ ठीक है, कुछ मिल गया है, बहुत हल्का सा महसूस होता है। इतने अच्छी रैंक की आपको उम्मीद था? 19वीं रैंक, डिप्टी एसपी का पद मिल जाना सर उम्मीद था? बस उम्मीद उस तरीके से तो नहीं थी, लेकिन ये था कि मैंने मेंस के स्तर पे मैंने बहुत प्रैक्टिस करी थी और मेंस मेरा बहुत अच्छा हुआ था। तो ये तो जरूर उम्मीद थी कि कोई पोस्ट जरूर मिलना चाहिए, लेकिन डिप्टी एसपी मिलना थोड़ा सा लगा कि हाँ मिल गया, अच्छा मिल गया है जो भी मिला है। तो अब संतुष्ट हैं? हाँ, लगभग मैं संतुष्ट हूँ, और आगे की अब आयोग की परीक्षाएं में मैं शायद शामिल नहीं हूँगा। मैं आगे आईएएस की परीक्षा में, यूपीएससी की परीक्षा में शामिल हूँगा। मतलब इतने से मन नहीं भरने वाला हाँ, है आपका? ये तो सर, क्योंकि मैंने जो अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी वो आईएएस के लिए स्टार्ट करी थी। हाँ। ये एक जस्ट पड़ाव मात्र है, और आगे मैं कोशिश करूंगा कि मैं आईएएस बनूं, और उसके लिए मैं प्रयास करूंगा आगे चल के। अब आप लोग भी देखिए पीयूष जी, एक कहते हैं कि इतनी बड़ी मंजिल प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन यहाँ ये ठहरने वाले नहीं है। कह रहे हैं कि एक बस पड़ाव है, अभी तो मंजिल बहुत आगे है। तो ये अपने आप में जो इतना मोटिवेशन आप रखते हैं, इतनी मेहनत करने की आप में जो जज्बा रहता है, कहाँ से पाते हैं ये सब? सर फैमिली से भी काफ़ी चीज़ें सीखने मिलती हैं। मेरे पिताजी काफ़ी डेडिकेटेड हैं। जो भी वो काम करते हैं, वो उनका एक कोट है कि हारिए ना हिम्मत, बिसारिए ना नाम का राम। और जो भी आपने ठाना है, जो भी निश्चय किया है, उस पर आप परिश्रम करिए। आप सफलता और असफलता ये अलग चीज़ है। आप अगर ईमानदारी से आप प्रयास करेंगे तो सफल जरूर एक ना एक दिन होंगे। तो मुझे पापा से अपने बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। वो हमेशा सपोर्ट करते हैं, और हमेशा वो कहें कि आप बहुत अच्छा करेंगे जी लाइफ में, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से भी एक अच्छा स्टूडेंट रहा हूँ। अच्छा। तो फिर उनको ये लगता है कि मैं जरूर आगे बढ़ूंगा, और हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं। तो मुझे जो ऊर्जा है वो मुझे मेरे पिता से मिलती है। ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका? सर ये पीसीएस में मेरा 3rd अटेम्प्ट था। ये तीसरा था सर। तो इससे पहले मेंस लिखे थे? इससे पहले मेंस लिखा, 2021 में मैंने मेंस लिखा। अच्छा। हाँ, उसके बाद ये मेरा पहला साक्षात्कार था। इंटरव्यू पहला था? हाँ, इंटरव्यू पहला था। और पहली बार में आपने किला फतेह कर दिया? हाँ सर। तो ये तीसरा अटेम्प्ट आपका रहा। हाँ। तो पहले अटेम्प्ट में देखिए, कई बार क्या होता है कि जब स्टूडेंट आता है प्रिपरेशन करने, आप भी जब दिल्ली पहली बार आए होंगे, तो जब आता है तो पहले प्रयास में ही लगता है कि पहले ही प्रयास में मैं सफल हो जाऊंगा। नया ऊर्जा होता है, जोश होता है।
ठीक है, बहुत सारे लोग होते भी हैं, लेकिन जब नहीं होता है तब जाकर के हिम्मत टूटता है और यही वो वक्त होता है जहाँ से जिसने खुद को संभाला है वो आगे निकल गया। तो वो पड़ाव जब आप कह रहे हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, सेकंड अटेम्प्ट में आप कह रहे हैं मेंस भी आपने लिखा फिर भी नहीं हुआ, तो उस वक्त कैसे आपने खुद को संभाला? जब मुझे याद है 2021 का जब मैंने मेंस लिखा था, उस साल भी मुझे लगता था कि एटलीस्ट इंटरव्यू कॉल तो जरूर होनी चाहिए। हाँ। और उस साल मेरी जब मार्कशीट आई मुझे पता चला कि 7 मार्क्स से मेरा इंटरव्यू कॉल रुक गया। और मेंस के बाद मेरी सिचुएशन ये थी कि इतनी सारी मेहनत की, इतना ज़्यादा था, और मैं भगवान को काफ़ी ज़्यादा मैं मानता हूँ। हाँ। पहले भी मानता था, आज भी मानता हूँ, लेकिन कुछ मेंस के बाद कुछ टाइम 10-15 दिन का एक ऐसा वक्त था जिसको मैं कहूँगा कि मुझे लगा कि कुछ नहीं है। जितने मैंने रक्षा धागे मम्मी ने बांधे थे हमने कहा अब इनका कोई मतलब नहीं है। हाँ, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत भी करी, उसके बाद मैंने उम्मीद भी थी, उसके बावजूद भी नहीं हुआ। 10-15 दिन होता है, वो एक विक्षोभ था। हाँ। और उसके बाद फिर शांत हुआ। फिर मुझे लगा कि ये जर्नी है, इसमें उतार चढ़ाव होते हैं, और कोई मैं एक नहीं हूँ। हाँ। बहुत सारे ऐसे हैं अभ्यर्थी जो मेहनत करते हैं और असफल होते हैं, उसके बावजूद फिर से प्रयास करते हैं और सफल होते हैं। उसी में से मैं भी, मेरी भी कहानी उसी तरीके से असफल हुआ और आज फिर से सफल हुआ हूँ। दिल्ली आना कैसे हुआ? दिल्ली से पहले कहाँ रहते थे आप? दिल्ली से पहले मैं प्रयागराज रहता था। मेरी जो स्नातक की परीक्षा है वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई है। अच्छा। तो मैं वहीं रहा, उसके बाद फिर वहीं से मैंने अपनी से तैयारी करी। उसके बाद फिर मैं 2020 कोविड के बाद मैं फिर दिल्ली आ गया, क्योंकि उस साल सर 2020 का जो मेरा यूपीएससी का अटेम्प्ट था, तो मुझे लगा कि मेरा फाइनल हो जाएगा, जीएस मेरा बहुत अच्छा हुआ था। अच्छा। और सीसाइड भी ठीक हो गया था। लेकिन बट जब मैं सफ़र कर रहा था, वो मोमेंट मुझे बहुत याद करने वाला है। जिस दिन मैं दिल्ली आने वाला था, ट्रेन में बैठ चुका था, और फिर पता चलता उसी दिन रिजल्ट आता है यूपीएससी का, और मुझे पता चलता कि प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ। आपका प्रीलिम्स नहीं हुआ? प्रीलिम्स नहीं हुआ। अच्छा। फिर बाद में जब उसकी मार्कशीट आई पता चलता मुझे मेरा सीसाइड में एक नंबर की वजह से नहीं हुआ, अदरवाइज उसी के लिए मैं दिल्ली आया था। सीसेट करने ही दिल्ली आए थे? नहीं सर, मुझे लगा था कि मैं मेंस तो अब लिखना ही लिखना है यूपीएससी का। पीटी हो ही गया, जीएस मेरा क्लियर हो चुका था। तो फिर उसके बाद पीटी नहीं होता है। तो फिर मुझे लगा कि फिर उसके लिए मैं निकल ही चुका था। फिर मुझे लगा कि अब मैं जब निकल चुका हूँ तो फिर अब मैं अपना जाके फिर वहीं रहूँगा, वहीं से आगे तैयारी करूँगा और अपने आप को और मजबूत करूँगा। देखिए यही डिसीजन है ना। हाँ। कि कुछ लोग होते वहीं से लौट जाते। हाँ। और कुछ लोगों ने सोचा चलो एक पड़ाव है, निकल चुके हैं तो निकल चुके हैं। बहुत लोगों ने ऐसा कहा भी कि आप अभी रुक सकते हैं, इलाहाबाद ही रुक सकते हैं। बट लेकिन मेरी ट्रेन लगभग छूटने वाली थी और मेरा रिजल्ट आता है, तो वो सफर शायद मैं अगर याद करूं तो सबसे बड़ा भावुक करने वाला पल था। टर्निंग पॉइंट कहेंगे इसे? हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं कि टर्निंग पॉइंट, क्योंकि वो मतलब प्रयागराज से और दिल्ली आने का भी एक समय था। वो टर्निंग पॉइंट जरूर लाइफ का कह सकते हैं। क्या फर्क है प्रयागराज और दिल्ली में? प्रयागराज में भी मतलब एजुकेशन का हब वो भी कहा जाता है, और यूनिवर्सिटी है वहाँ पे, और सिविल का भी काफ़ी हब वहाँ पे रहा हुआ है। आज भी वहाँ पे ठीक ठाक मतलब कोचिंग्स हैं और तैयारी होती है। लेकिन दिल्ली में क्या है, एक थोड़ा एनवायरनमेंट वाला जो सिचुएशन होती है, ये एक पूरा एक हब है कि जो मुखर्जी नगर है, जिसको एक हिसाब से आईएएस की फैक्ट्री कहा जाता है। तो वो एक एनवायरनमेंट मिलता है, आप अच्छे अच्छे लोगों से मिलते हैं। यहाँ पे बहुत सिलेक्टेड लोग हैं, अब इंटरव्यू दिए हुए लोग आपको आस में रहते हैं। तो एक सकारात्मक ऊर्जा जरूर मिलती है। आपका माध्यम क्या रहा परीक्षा? मेरा माध्यम हिंदी मीडियम सर। हिंदी मीडियम से आप हिंदी मीडियम आपने कहा और आप मुस्कुराने लग गए। जी सर। तो मैं समझ सकता हूँ आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं। हिंदी मीडियम को लेकर के छात्रों के बीच बहुत सारी दुविधाएं हैं कि ये भाषा अगर चयन करते हैं, परीक्षा का माध्यम बनाते हैं, तो हमारी जो चयन का जो चांसेस है वह कम हो जाएगा। ये कितना सही है, कितना बाधक है, आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब मैंने इस बात को अभी तक तो नहीं फील किया है। पीसीएस के एग्जाम में तो बिल्कुल नहीं फील किया है, और आईएएस के एग्जाम में भी मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जिन्होंने हिंदी मीडियम से भी अच्छी रैंक प्राप्त की और सफल हुए हैं। अब मैं अगर पीसीएस की बात करूँ तो मैं बहुत ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो इंग्लिश मीडियम से मेंस लिखते हैं और लगातार 3-4 बार से लिखते हैं। अगर ऐसी कोई बाधा होती और मीडियम का फर्क होता तो फिर उनको तो हो जाना चाहिए था, सेलेक्ट हो जाना चाहिए था। और एक इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा। मेरा एक फ्रेंड है दीपक त्रिपाठी, हम लोगों की जो जर्नी है लगभग 10 साल साथ में रही है। अच्छा। वो भी इसी एग्जाम में डिप्टी जेलर के पद पे अभी सेलेक्ट हुआ है। अच्छा। हाँ, इससे पहले वो मार्केटिंग इंस्पेक्टर था। वो भी हिंदी मीडियम से लिखता है। और उसके साथ खास बात यह है कि मेरा 21 में मेंस नहीं हुआ था, उसका मेंस तब भी हुआ था। अच्छा। हिंदी मीडियम से लिखता है। तो और इस बार तो वो अपनी जॉब भी कर रहा था, उसके साथ साथ उसने मतलब तैयारी करी और फिर से हिंदी मीडियम से भी था, उसके बावजूद सेलेक्ट हुआ। तो मेरा मानना ये है कि मीडियम बहुत ज़्यादा क्या मुझे लगता है कि मैटर ही नहीं करता है। अगर आप कंटेंट अच्छा डिलीवर करते हैं, एग्जामिनर आपका कंटेंट और रिप्रेजेंटेशन का तरीका देखेगा, अगर आपका वो बेहतर है तो मुझे नहीं लगता कि माध्यम कोई बाधा बनेगा।
चलिए, आपने बहुत अच्छी बात कही कंटेंट को लेकर के, यानी कि ये तो देखिए सच है कि हिंदी मीडियम का रिजल्ट जो है वो गिरता जा रहा है और पिछले कुछ समय में हालांकि अच्छा भी हुआ है। और आपने एक शब्द कहा कि कंटेंट को लेकर के, तो उसी पे जरा बात कर लेते हैं। प्रीलिम्स ही बहुत ज्यादा स्टूडेंट का रुक रहा है बिल्कुल हिंदी माध्यम में, बिल्कुल। तो उसकी वजह क्या आपको लगता है और आपने कैसे उसके मतलब उसके लिए तैयारी किया? देखो, जो प्रीलिम्स रुकने की वजह है उसमें कुछ हमारी जो तैयारी करने का जो तरीका है उसमें कुछ सुधार करने की ज़रूरत है। ये भी हमको ध्यान देना पड़ेगा कि उसमें वेटेज किस सब्जेक्ट का कितना ज़्यादा है। एक मैनेजमेंट जो होता है तो मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा कि कैसे करना है हमको। बहुत लोग हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं उसके बावजूद उनका प्रीलिम्स नहीं होता है। मैं बहुत ऐसे लोग जानता हूँ जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, 4 साल से 5 साल से उनका प्रीलिम्स भी नहीं हो रहा है। अच्छा। लेकिन अगर आप मैनेजमेंट अच्छे से करते हैं, आप पेपर को इवेल्युएट करते हैं, आप टाइम टू टाइम क्वेश्चन देखते हैं, आप उसको एनालिसिस करते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं, किस डेप्थ में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि प्रीलिम्स में कोई दिक्कत आएगी। आपने एक बात कहा कि आपका यूपीएससी प्रीलिम्स में सीसेट केवल 1 मार्क्स से रुक जाता है, ठीक है, यानी कि सीसेट एक बाधा बना वहां पर। आप ये मानते हैं कि हिंदी मीडियम का जो रिजल्ट है वो सीसेट की वजह से कहीं न कहीं गिरता जा रहा है? जी, अगर यूपीएससी के स्तर पे बात करें हम तो हाँ, थोड़ा सा उसके जैसे यूपीएससी के जो पैसेज आते हैं वो बिल्कुल कंप्यूटर ट्रांसलेटेड होते हैं। बिल्कुल। तो उस स्तर पे देखें, चूंकि बच्चा जो होता है वो आम एकदम बहुत सहज भाषा पढ़ने का आदी होता है। हाँ। तो उस वजह से मुझे लगता है कि अगर वो मतलब उस स्तर पे अगर सुधार हो तो वो एक भाषा हो, क्योंकि जो शब्द आपने सुना ही नहीं है कंप्यूटराइज्ड अगर वो ट्रांसलेटेड है तब तो जरूर बाधा होगी। अब बच्चा वो सोच रहा है कि शब्द मैंने पढ़ा ही नहीं, इसका मतलब क्या है। तो ऐसे स्तर पे कुछ दिक्कतें हैं जिनको सुधार की जरूरत जरूर तो है। सीसेट के लिए कैसे विशेष तैयारी करें जो एकदम श्योर शॉट हो जाए कि कुछ भी हो जाएगा, सीसेट में नहीं रुकने वाले हैं? यूपीएससी के स्तर पे अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि पैसेज पे अगर आप जितना यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के जो पैसेज हैं उनको बार बार प्रैक्टिस करिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपकी उसमें अच्छे सही होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। मैथ के स्तर पे और रीजनिंग के स्तर पे आप थोड़ा सा अगर आप इतना सपना बड़ा देख रहे हैं तो आपको मेहनत तो जरूर करनी पड़ेगी, मैं जरूर कहूँगा। लेकिन जो पीसीएस के स्तर पे जो सीसाइट का मामला है वो उसमें मुझे लगता है आज तक वो मेरा कभी नहीं रुका और मैंने उसके लिए कोई विशेष तैयारी नहीं करी है सीसाइट के लिए। तो वो मुझे लगता है कि उसमें हिंदी पूछी जाती है, इंग्लिश पूछी जाती है और मैथ पूछी जाती है। वो मतलब यूपीएससी के लेवल का शायद नहीं होता है। तो मुझे लगता है यहाँ कोई बाधा नहीं होनी चाहिए और इसको आप अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, किसी भी चीज़ को आप अगर इतने बड़े प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हैं, किसी भी चीज़ को आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो वो आपके अंदर का मतलब एक एटीट्यूड होना चाहिए। और सीसेट चूंकि एक विषय है तो उसको भी आप मतलब मेहनत से पढ़ेंगे तो बेहतर होगा। सीसेट और प्रीलिम्स के बाद आपने जो कंटेंट की बात किया था हिंदी माध्यम को लेकर, वहीं आते हैं मेंस की। मैं बात करना चाह रहा हूँ कि मेंस जो है कहते हैं कि पूरी तरह से आंसर राइटिंग का खेल है जी। तो आप कितना महत्व देते हैं इस चीज को? आप कितना आंसर राइटिंग करते थे, किस तरह से करते थे? जी, आंसर राइटिंग मैं मानता हूँ कि मेंस चाहे यूपीएससी का हो चाहे पीसीएस का हो, अगर सिलेक्शन आपको लेना है तो वो मेंस ही दिलाएगा आपको सिलेक्शन। इंटरव्यू आपकी रैंक ऊपर और नीचे कर सकता है। यूपीएससी में थोड़ा वेटेज ज्यादा होता है, उसमें उसका इंटरव्यू का वेटेज ज्यादा होता है, तो वहाँ थोड़ा आपका सिलेक्शन हो सकता है डिसाइड हो जाए। लेकिन मुझे यूपी पीसीएस के स्तर पे मुझे जहाँ तक लगता है अगर आपने मेंस पे बहुत अच्छा किया हुआ है तो इंटरव्यू में आपके अगर 5 नंबर कम भी होंगे तो बहुत ज़्यादा उसका अंतर नहीं पड़ेगा। इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है 2022 की जो टॉपर थी दिव्या सिकरवार जी। अच्छा। उनके इंटरव्यू में मात्र 58 नंबर थे, उसके बावजूद वो फर्स्ट रैंक पे थी। अच्छा, यानी कि मेंस का मार्क्स तो मेंस का मार्क्स आप देखिए, तो मेंस के स्तर पे अगर आप बहुत मजबूत हैं तो मुझे नहीं लगता कि इंटरव्यू, हाँ अगर मतलब आप थोड़ा सा मेंस में भी कम है, कभी कभी ऐसा होता है कि इंटरव्यू में आपने बहुत अच्छा परफॉर्म कर दिया तो आपकी अच्छी रैंक बन जाती है। वो एक मतलब महज एक हिसाब से चांस कह लीजिए कि आपको बहुत अच्छे नंबर मिल गए। चांस इन द सेंस कि अगर आप मेहनत भी करी है और मेंस में नंबर कम है और आपने इंटरव्यू में अच्छे आपको नंबर मिले तो आप एक अच्छी रैंक पा गए। लेकिन मुझे लगता है कि इंटरव्यू कभी भी एक कैंडिडेट के हाथ में बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता है, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे और आपने क्या तैयार किया है, ये बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं। मैंने इस चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से मतलब एहसास भी किया है। मुझे लगता है कि मेंस की राइटिंग पे आप सबसे ज़्यादा फोकस करिए और एक स्किल, मेंस क्या है, एक स्किल है, अगर इसको आप सीखेंगे तो मुझे लगता है सफलता जरूर मिलेगी और मेंस में आप बहुत अच्छे नंबर लेंगे। आपने कहा कि मेंस जो है यानी कि आंसर राइटिंग करना एक स्किल है, एक आर्ट है, और इस आर्ट को जो सही से समझ जाएगा वो मार्क्स ले आएगा। तो इस आर्ट के बारे में बताइए कि आपने इस आर्ट को, ये आंसर राइटिंग लिखने की जो स्किल है, इसको कैसे डेवलप किया? देखो, स्टार्टिंग में मैं भी सर लिखता था आंसर, तो वह उतनी परफेक्ट आंसर नहीं आते थे और उसमें बहुत सारी दिक्कतें होती थी। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आप टॉपर्स को देखिए, टॉपर्स की कॉपियाँ अब आज के समय में तो एकदम अवेलेबल हैं, कोचिंग में मिल जाती हैं। आप अपनी कॉपी उपलब्ध करा दीजिएगा सभी लोगों को। सर बिल्कुल कोशिश करेंगे सर, क्योंकि देखिए छात्रों को उससे फायदा मिलेगा। पीयूष जी कह रहे हैं कि वो अपनी कॉपी जो है उपलब्ध करा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा, जरूर करा दूंगा।
तो टॉपर्स की आप कापियां देखिए, उनसे आपको पता चलेगा कि कोई टॉपर्स है, अगर वो डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी एसपी के रैंक पे सेलेक्ट हुआ है तो उसने जरूर कुछ ना कुछ लिखा होगा और एग्जामिनर को पसंद आएगा। एग्जामिनर हर साल तो बदलते नहीं है, अगर एग्जामिनर इस साल किसी भी बच्चे को डिप्टी एसपी दिया, उसकी कॉपी को देख करके उस तरीके की कॉपी आप भी लिखेंगे तो मुझे लगता है आपको भी जरूर नंबर मिलेंगे। तो जैसे आपने आंसर राइटिंग करते थे तो एक दिन में कितने आंसर लिखते थे? एक दिन में क्या है कि मैं कभी कभी होता था कि मैं कुछ डेली कुछ एक कुछ आंसर लिख लिया, 2 आंसर लिख दिया, स्टार्टिंग में 1-2 होता था। वैसे अगर कभी कभी मैं डेली, वैसे आमतौर पे मैं नहीं लिख पाता था, सही बात ये है। मैं कोशिश करता था कि जब भी बैठूं तो 5 या 10 को आंसर लिख लूं, जो भी मैंने टॉपिक पढ़ा वहां से आंसर लिख लूं। और मैंने वही जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं सभी लोग करते हैं, मैंने भी ज्वाइन करी थी। प्रीलिम्स के बाद जब मेंस का जो बीच का जो टाइम होता है उसमें बहुत ज़्यादा, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा होगी। मैंने भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी है और उसका रिजल्ट जरूर है आपके सामने। जाहिर सी बात है। शुरुआत में कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर जैसे हम आंसर राइटिंग लिखना शुरू करते हैं तो समझ ही नहीं आता कि कहाँ से शुरुआत करें, कैसे फ्रेम करें उस चीज़ों को लेकर के। और कुछ लोग कहते हैं सर बहुत वक्त लग जाता है। तो आप भी इन सब चीज़ों से दो चार हुए थे? जी बिल्कुल। कैसे इन सब चीज़ों को फिर बेरा तो पार पाया आपने? ये चीज़ ज़रूर है कि देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है, सिलेबस और कंटेंट, जो यूपीएससी और यूपीपीसीएस ने दोनों ने सब अपना सिलेबस एकदम क्लियर किया हुआ है। जब भी तैयारी स्टार्ट करिए तो सिलेबस को आप समझ लीजिए कि वही सब कुछ है। सिलेबस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वही सब कुछ है। सिलेबस का एक एक पॉइंट पे आपके पास कंटेंट होना चाहिए। आंसर राइटिंग करने के लिए सबसे पहली जो ज़रूरत है वो आपके पास एक अच्छा कंटेंट होना चाहिए, तभी आप अच्छी आंसर राइटिंग कर पाएंगे। अदरवाइज क्या होगी, आमतौर पे अगर जो भी बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं और वो बच्चे एहसास करेंगे जो जिन्होंने आंसर राइटिंग करी भी है, उनको ये लगता होगा कि वो वही आंसर अच्छा लिख पाते हैं जिस आंसर में उनके पास कंटेंट होता है, और जिस क्वेश्चन में उनके पास कंटेंट नहीं होता उसमें फिर सतही बातें करके निकल जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है सभी बच्चों के लिए कि वो अपने कंटेंट के स्तर में सबसे पहली जो ज़रूरत है उस पर काम करें। आंसर राइटिंग आपके बहुत वक्त होता है, प्रीलिम्स के बाद मेंस के जो टाइम होता है मेंस लिखने का करीब 3 महीने के आसपास लगभग टाइम होता है, 100 दिन का टाइम होता है। वो इतना ज़्यादा टाइम है, अगर आपके पास सारा कंटेंट तैयार है, आपको रिवीजन करना है, आंसर राइटिंग करनी, बहुत सफिशिएंट टाइम है मुझे लगता है कि उस बीच में। लेकिन मैं सभी बच्चों से, सभी लोगों से कहूँगा कि आपके कंटेंट के स्तर पे आपके पास सिलेबस का एक एक पॉइंट का आपके पास 3-4 पेज का शॉर्ट नोट का होना चाहिए। 2 पेज का, 3 पेज का, मैक्सिमम बहुत ज़्यादा करना तो 4 पेज। इससे ज़्यादा आप किसी भी टॉपिक पे नोट्स मत बनाइए, अदरवाइज वो काम कभी नहीं आएगा। वो सिनॉप्सिस बनाना हाँ, इसका, ताकि रिवीजन करने में वो जल्दी से फायदा हो क्योंकि जाए। उसके बाद, क्योंकि वहाँ आप सोचिए 20 क्वेश्चन आते हैं, उसमें 10 क्वेश्चन शॉर्ट होते हैं जो 2 पेज में होते हैं। अच्छा। 10 क्वेश्चन 3 पेज में होते हैं। अब कोई क्वेश्चन आया उसमें 2 पेज से ज्यादा लिखने की स्कोप है नहीं आपके पास, और आपके पास कंटेंट 10 पेज का है। आप समझ ही फिल्टर ही नहीं कर पाएंगे कौन सा इंपॉर्टेंट है और कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसलिए आप बहुत इंपॉर्टेंट मैक्सिमम 3 पेज, 2 पेज का आप कंटेंट बनाइए, वही आपका यूज हो पाएगा। अदरवाइज वो सब आपकी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी, क्योंकि आप अनावश्यक मेहनत मत करिए जब उसका यूज ही नहीं कर पा रहे हैं। सही बात है। एक चीज और जो है, करंट अफेयर्स को लेकर के बड़ा चलते रहता है मार्केट में बच्चों में। और आपने कहा कि जैसे प्रीलिम्स का समय आता है तब भी करंट अफेयर्स सभी आते रहते हैं, सर करंट अफेयर्स क्या पढ़ें, ठीक है। उसके बाद प्रीलिम्स अगर कहीं का निकल गया तो मेंस में भी यही परेशानी रहती है, इंटरव्यू से पहले भी यही परेशानी रहती है। तो करंट अफेयर्स का भूत जो है तब तक नहीं उतरता जब तक सिलेक्शन फाइनल हो नहीं जाता। कैसे आपने इसकी तैयारी की? करंट अफेयर के स्तर पे जैसा मतलब सभी टॉपर्स आज तक मतलब बताए हैं, न्यूज़पेपर बहुत जरूरी है। न्यूज़पेपर आप पढ़ेंगे तो आप ये गो थ्रू हो जाएगा डेली कि हो क्या रहा है, देश में क्या हो रहा है, राज्य स्तर पे क्या हो रहा है, और कौन सी मतलब अच्छी जैसे चीज़ें हुई हैं। जैसे G20 का आपने देखा होगा, एग्जाम्पल के रूप में मैं कोट करना चाहूँगा। G20 की समिट इतनी ज़्यादा हुई, हर दिन न्यूज़पेपर कुछ ना कुछ आता था, पूरे साल भर लगभग आया पूरा। G20 में यूपीपीसीएस में एक एस्से भी आया और एक मेंस में क्वेश्चन भी आया। अब बताइए पहले उसके लिए क्या पढ़ने की जरूरत है बच्चों को? अगर आपने न्यूज़पेपर थोड़ा बहुत पढ़ा है ऊपर, अगर थोड़ी बहुत जानकारी जो बेसिक है आपने पढ़ी है, आप आराम से लिख सकते हैं, अच्छा कंटेंट लिख सकते हैं। तो न्यूज़पेपर इस तरीके से भी हेल्प करता है। एक ब्रॉड नज़रिया डेवलप करने में न्यूज़पेपर एक सबसे अच्छा तरीका है, मुझे लगता है सबसे अच्छा। आपने न्यूज़पेपर की चर्चा की, अब न्यूज़पेपर में भी समस्या है कि कौन सा न्यूज़पेपर पढ़े, द हिंदू पढ़ें, हिंदी का कौन सा पढ़ें, कैसे पढ़ें, इसके लिए आप क्या करें? देखिए, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो स्वाभाविक बात है कि आप, अगर इसका दैनिक जागरण का एक राष्ट्रीय संस्करण आता है, अच्छा कंटेंट होता है, जिन भी बच्चों ने पढ़ा होगा उनको पता है, अच्छा कंटेंट आता है, उसको आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि मतलब बेवजह आप इंग्लिश मीडियम, आपको उतनी इंग्लिश आप एकदम अच्छे से है नहीं, परफेक्ट है नहीं, उसमें आपको मेहनत करना पड़ रहा है। 1 घंटे की न्यूज़ आप 3 घंटे में, 4 घंटे में पढ़ रहे हैं, तो वो आपका टाइम लॉस हो रहा है। ऐसा भी, और ये है नहीं कि सारे क्वेश्चन आपके न्यूज़पेपर से ही आएंगे। करंट जो ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं वो न्यूज़पेपर से आएंगे। अब हिस्ट्री का क्वेश्चन न्यूज़पेपर से नहीं आएगा, एथिक्स का क्वेश्चन न्यूज़पेपर से नहीं आएगा। तो ये चीज़ ध्यान देनी कर, जो न्यूज़पेपर से क्वेश्चन आते हैं उन पे आप फोकस करिए, और अगर आपके पास जो भी भाषा में आप पढ़ाई कर रहे हैं उस भाषा को आप चुनिए और उससे पढ़ाई करिए।
एक प्रश्न है हमारे पास आपके लिए, बहुत सारे लोग पूछते हैं, दरअसल पीसीएस एग्जाम में क्या होता है, कई बार बहुत सारे लोग होते हैं जो जॉब करते रहते हैं जी। और एग्जाम की तैयारी भी करते हैं। तो उनका कहना है कि आप ज़रूर पूछिएगा जो भी सिलेक्टेड लोग आएँ, तो वो टाइम मैनेजमेंट कैसे करते थे? ये जादूगरी वो कैसे कर लेते थे कि जॉब भी कर रहे हैं और अपनी तैयारी भी कर रहे हैं, फिर सिलेक्शन भी पा गए? आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मैं भी एज ए कंटेंट राइटर के रूप में मैंने जॉब मैं अभी भी कर ही रहा था अच्छा। और अभी भी कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि अगर आप जॉब कर रहे हैं और आप डेडिकेटेड हैं, आपको पता है कि आपका ड्रीम क्या है, तो ड्रीम के लिए आप एफर्ट लगाएंगे अपना और टाइम चुराएंगे। एक टाइम चुराना कहा जाता है। तो आप कभी अलग अलग चीज़ों से बहुत जो अनावश्यक एक्टिविटी होती है उनसे बच के आप उनमें टाइम चुराइए और अपनी जॉब भी कर सकते हैं। उसके बाद आपका पूरा रात का टाइम रहता है, जॉब आपकी 10 से 6 हो सकती है। उसके बाद आप 7-8 घंटे भी अगर रेगुलर पढ़ेंगे और आप जॉब किस तरीके की कर रहे हैं ये भी मैटर ये करेगा। भी मैटर तो अगर आप, जैसे मैं कंटेंट राइटर के रूप में काम कर रहा था, तो मुझे या तो मैं रूम पे पढूं या तो मैं वहाँ का अपनी ऑफिस में पढूं, दोनों एक ही बात हो जाती थी मेरे सही लिए। बात है। तो मेरे लिए तो कुछ इस तरीके की कोई बाधा कभी नहीं बनी। और वैसे मुझे लगता है कि आप 6-7 घंटे अगर पढ़ते रहेंगे और रेगुलर पढ़ते रहेंगे, डेडिकेशन के साथ पढ़ते रहेंगे, तो जॉब उतनी बाधा नहीं होनी चाहिए। कई बार लोगों का होता है ना कि आप कहीं भी जॉब करने जाएंगे 7-8 घंटे काम करते हैं, उसके बाद उतनी ऊर्जा बचती नहीं है। तो फिर कैसे, जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि हम वीकेंड में पढ़ लेते हैं, है ना? तो क्या आप उस तरह का कुछ करते थे? हाँ, वीकेंड में अगर आपके पास टाइम हो तो आप पढ़ सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप जॉब से हो ही नहीं पाएगा, अगर आपकी इनर फीलिंग ऐसी कहती है, तो आप फिर जॉब फिर मत करिए। अपना डेडिकेशन करके 1-2 साल आप उसमें लगा करके मतलब वो भी कर सकते हैं। हाँ, प्राथमिकता फिर हाँ, जो है प्राथमिकता आपको आप उसको अपनी देना देखिए कि पड़ेगा। क्या ज़रूरी है आपके लिए। आपका मतलब जॉब ज़रूरी है या आपका जो सपना है वो ज़रूरी है। जो आपके लिए प्राथमिक हो, और ये हर कोई जानता है कि मेरे लिए प्राथमिक क्या है। सही बात है, सही बात है। यहीं से एक प्रश्न और निकलता है, कितने घंटे की पढ़ाई करते थे? और ये जो है ना वो गोल्डन क्वेश्चन है मुखर्जी नगर का, प्रयागराज का, पटना का, हर जगह का, कि कितने घंटे की पढ़ाई करते थे, ये ज़रूर पूछिएगा। तो मुझे मुझे जैसा लगता है कि घंटे बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं। हाँ। और अगर आप जेन्युइन पढ़ रहे हैं, अब घंटे मतलब जैसे यही है कि मैं पढ़ रहा हूँ और पड़ोस में फ़ोन रखा हुआ है, उस पे मैसेज आ रहे हैं, मैं पढ़ भी रहा हूँ, उसके बाद मैसेज का रिप्लाई भी कर रहा हूँ। तो आप समझिए फिर कितने भी घंटे पढ़िए, आपका क्या रिजल्ट निकलेगा। क्या फ़र्क पड़ता है? हाँ, अगर आप एकदम जेन्युइन तरीके से साइलेंट मोड में 3-4-5 घंटे पढ़ेंगे, और आप जैसे स्टार्टिंग में आपको अगर पढ़ना है, नहीं तो मुझे लगता है अगर ओवरऑल आप पूरे दिन भर में 8 से 10 घंटे भी अगर पढ़ लेंगे जेन्युइन तरीके से, तो बहुत आराम से चीज़ें हो जाएंगी और आप अच्छा रिजल्ट पा लेंगे उससे। यूपी पीसीएस में पिछले 1-2 साल से 2 नया पेपर आ गया है, यूपी स्पेशल। इसको लेकर के हमारे पास बहुत सारे प्रश्न आए थे कि कोई भी कैंडिडेट आए तो ये पूछिए हमारी तरफ से कि इस सब्जेक्ट का कैसे तैयारी करें, क्योंकि अभी नया नया सब्जेक्ट है, बहुत आइडिया है नहीं। आपने कैसे किया? जो यूपी स्पेशल के 2 पेपर हैं, तो मैंने तो उसका वही सिलेबस है। सबसे पहले आप देखिए कि क्या पूछा जा रहा है, क्या सिलेबस क्या पूछेगा प्रश्न में। सिलेबस आप लीजिए, उसके पॉइंट टू पॉइंट आपके पास बहुत सारी बुक्स मार्केट में हैं। आप एटलीस्ट 2 बुक लीजिए, क्योंकि चूंकि नया नया पेपर आया है, तो उसमें कुछ बुक में कंटेंट बहुत अच्छा हो सकता है। बहुत सारी ऐसी बुक हैं जो सारे जो मतलब जितने उसके सिलेबस है सबको कवर करती हैं, तो आप उसमें एनालाइज कर सकते हैं। स्टूडेंट है, बुक देख लीजिए आप, जो आपको अच्छी लगे उनमें से आप 1-2 सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद में आप सेल्फ नोट्स बनाइए। मैं ये कहता हूँ कि बुक तो ठीक है, बुक आप लीजिए, उनके अच्छी कोई उसमें आप बुक लीजिए और में सेल्फ नोट्स बनाइए। सेल्फ नोट्स ही आपके आखिरी में काम आएंगे। क्योंकि आप देखिए, जो एग्जाम होता है वो 4 दिन का एग्जाम है, आप 6 पेपर लिख चुके होंगे और आप फिर नोट्स बुक नहीं रिवाइज कर सकते हैं। तो आप नोट्स अपना सेल्फ नोट्स बनाइए, उसी को आप रिवीजन करिए, उसी से होगा सर, काम बन जाएगा। एक प्रश्न और है, वो यह एनसीईआरटी को लेकर के कि एनसीईआरटी जो है, जो ये सिविल सर्विसेज का एग्जाम है, इसके लिए आधार तैयार करता है। आप कितना सहमत हैं? आप एनसीईआरटी पढ़े, और एनसीईआरटी पढ़े तो कौन सा? क्योंकि ओल्ड और न्यू दोनों है ना? तो बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो आपने कैसे इसकी तैयारी? मुझे लगता है एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक बेसिक जो जड़ होती है, जिसको हम लोग जड़ कहते हैं, तो जड़ मजबूत करने में एनसीईआरटी का काफ़ी अहम रोल होता है। मैंने इस चीज़ को फील किया है। स्टार्टिंग में 1 साल में थोड़ी सी लापरवाही करी थी। उसके बावजूद मुझे जब उसका मतलब इम्पोर्टेंस समझ में आया, मैंने बहुत डेडिकेशन के साथ पढ़ा हुआ है एनसीईआरटी को। यूपीएससी के ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनको 6 की एनसीईआरटी से, 7 की एनसीईआरटी से, 9th की एनसीईआरटी से मिलेंगे, जिनको बच्चे इग्नोर कर देते कि ये तो बेसिक एनसीईआरटी, इनसे क्या ही क्वेश्चन आएंगे। यूपीएससी तो बहुत बड़ा एग्जाम है। सही। तो और मैंने इस चीज़ को बहुत अच्छे से रियलाइज किया है। और मैंने अभी जैसे इस बार का 2023 का जो पेपर आया था, उसमें एक धान्य निकटक पूछा हुआ था। अच्छा। एक प्रश्न पूछा था यूपीएससी ने धान्य निकटक के बारे में कि वो क्षेत्र कहाँ पे है। उसने महासंघिक से जोड़ करके उसने क्वेश्चन डेराइव किया हुआ था। लेकिन धान्य निकटक का आप अगर देखेंगे एनसीईआरटी, हिस्ट्री के एनसीईआरटी में एक मैप बना हुआ है,
उसमें आंध्रा क्षेत्र में उसको धान्य कट्टक को रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब बताइए उसमें कि उसके लिए क्या मतलब बहुत बड़ी पढ़ाई करने की ज़रूरत है। तो एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। एनसीईआरटी बहुत अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़िए, उसको बहुत डीप तरीके से पढ़िए। ये नहीं कि बस ऊपर ऊपर एनसीईआरटी पढ़ लिया हमने और कह दिया हमने तो एनसीईआरटी पढ़ ली है। तो खाना पूर्ति वाली जो बात होती है उसको मत करिए, वो नहीं और हाँ आप उसको डीप पढ़िए, एनसीईआरटी काम आएंगी। और आप हिस्ट्री और जो मुझे लगता है हिस्ट्री और ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी है वो ज़्यादा रोल प्ले करती है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी हाँ। कितने क्लास से पढ़ना चाहिए? 6 से पढ़ना चाहिए, 11 12 कहीं पढ़ लें तो यूपीएससी के स्तर पे जो मैंने क्वेश्चन एनालाइज किए हैं, तो आप मतलब मैं पर्सनली सजेस्ट करूं तो आप, मुझे लगता है कि 6 से आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए स्टार्टिंग की। वो बहुत 70 पेज की 80 पेज की है। मुझे लगता है अगर आप डेडिकेशन के साथ 7-8 घंटे एक दिन बैठेंगे आप खत्म हो जाएगी। आप उसको 6 से ही पढ़ लीजिए स्टार्टिंग के। अगर जो स्टार्टर हैं वो 6 से पढ़ लें, उसके बाद मेरी पर्सनली मैं सजेस्ट करता हूं उनको एनसीईआरटी को लेकर के। अब एक सेगमेंट बचता है इंटरव्यू वाला। जब आप मेंस का रिजल्ट आ गया होगा, आपका नाम आ गया, इंटरव्यू कॉल आ गया अब आपको, ठीक है, आपने पूरी तैयारी वगैरह कर ली, सूट बूट टाई वगैरह टिप टॉप हो गए, अब इंटरव्यू देने आप चले जाते हैं आयोग में। यही इलाहाबाद में होता है। हाँ, उसका प्रयागराज में अब हो गया है। तो वहां आप गए इंटरव्यू देने, तो इंटरव्यू कमरे में जाने से ठीक पहले कैसा अनुभव कर रहे थे? स्टार्टिंग में तो जब जो प्रयागराज का इंटरव्यू मैं देने गया वहाँ पे, तो स्टार्टिंग जब गेट के बाहर था तब तो लगता था कि आज का दिन कैसा होगा पता नहीं, अब भगवान ही डिसाइड करेगा कि क्या होगा, कैसा इंटरव्यू होगा। हाँ, मॉक इंटरव्यू के माध्यम से मैंने प्रैक्टिस करी थी, बहुत सारी करी थी, तो उससे थोड़ा सा राहत हो जाती है कि हाँ हमने प्रैक्टिस कर ली है, बोलने का तरीका, सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। और जो क्वेश्चन है वो मैंने तैयार किया। प्रिपरेशन अपने स्तर पे एक अलग चीज़ होती है। अब आज के समय में जो पीसीएस का जो इंटरव्यू का जो है पैटर्न जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं। वो बच्चे का व्यू जानना चाहते हैं, वो सरकार क्या कर रही है और क्या हो रहा है इससे मतलब नहीं है। आप अगर प्रशासन में जाएंगे तो आप कोई डिसीजन कैसे लेंगे ये बहुत मैटर करता है। वहाँ पे जब मैं अंदर गया हॉल में, तो वहाँ पे जो उसके अध्यक्ष जी हैं उन्होंने काफ़ी लोगों को एकदम बिल्कुल काम किया कि यार रिलैक्स रहिए, आपने 1500 नंबर का तो काफ़ी अच्छे से कर लिया है। 100 नंबर की आईडी मतलब थोड़ा सा डिसाइडिंग हो सकता है, लेकिन उतना मैटर नहीं करता। 1500 ज़्यादा है, 100 नंबर ज़्यादा है, आप डिसाइड कर लीजिए और स्माइल करिए। तब जब वेरिफिकेशन हो रहा था मेरा, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत रिलैक्स मिला। जब वो जो अध्यक्ष जी आए उन्होंने थोड़ा मोटिवेट किया बच्चों को, थोड़ा रिलैक्स लगा। उसके बाद जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस के माध्यम से मैं इंटरव्यू हॉल के गया। वहाँ पे वेट करना पड़ता है बाहर थोड़ी देर के लिए। तो मैं वेट कर रहा था, बस भगवान को बस राम ही राम कर रहा था कि बस पार लगा दे नैया। उसके बाद फिर मेरा समय आया, मैं अंदर गया, तो वहाँ का अंदर का माहौल बहुत अच्छा है। हाँ, मुझे लगता है कि बच्चे को कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। कितने लोग थे बोर्ड में? बोर्ड में 4 लोग थे। अच्छा। 3 उसमें एक मैम थी और 3 लोग और थे। हाँ, तो बहुत अच्छा माहौल होता है। सर ने सबसे पहले कहा कि बिस्किट खाइए, प्लेट आगे रखी हुई थी। 2 बार कहा, मैंने कहा थैंक यू सर। उसके बाद फिर इंटरव्यू मेरा स्टार्ट हुआ और वो बहुत अच्छा मतलब मुझे लगा कि इंटरव्यू देकर। कितने देर चला होगा इंटरव्यू? लगभग मेरा 20-22 मिनट के आसपास चला होगा इंटरव्यू। जो प्रश्न पूछे जाते हैं, 2 चीजें हैं कि एक तो यूट्यूब वगैरह पर मॉक इंटरव्यू देखते होंगे, आपने दिया भी होगा, तो मॉक इंटरव्यू का जो लेवल होता है और आयोग के इंटरव्यू का लेवल होता है, कितना मैच करता है? मुझे लगता है कि थोड़ा सा मतलब मैच तो इससे एक प्रैक्टिस जरूर हो जाती है, लेकिन वहाँ का जो माहौल है वो बोर्ड मेंबर वो रिलैक्स करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। स्टार्टिंग के जो 1-2 मिनट होते हैं वो बहुत रिलैक्स तरीके से बिहेव करते हैं। वो बहुत अच्छा, मतलब मुझे लगा कि बहुत अच्छा ये तरीका है मतलब बच्चे को, क्योंकि बच्चा घबराया, मतलब स्टार्टिंग में सभी बच्चे, चाहे इतना इंटेलिजेंट कोई बच्चा हो, लेकिन घबराया हुआ रहता है। वो एक ऐसा पल होता है कि डिसाइडिंग होता है, लेकिन वो बहुत अच्छे से मतलब रिलैक्स करते हैं बच्चे को, हालचाल पूछते हैं, बैठिए आराम से हैं, सारी चीज़ें हैं, ऐसी सारी मतलब जो औपचारिकताएं वो कर सकते हैं वो करते हैं। उसके बाद इंटरव्यू स्टार्ट होता है तो बहुत रिलैक्स रहता है। और जो यहाँ मॉक इंटरव्यू की बात है, ये भी काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। ये लोग मतलब यहाँ भी कोशिश की जाती है कि उस तरीके का माहौल प्रोवाइड किया जाए और प्रोवाइड भी किया जाता है। हाँ, यहाँ तो प्रैक्टिस कराना होता है, मुख्य उद्देश्य तो यही होता है यहाँ का। तो इंटरव्यू के दौरान कोई ऐसा प्रश्न रहा हो आपके मन मस्तिष्क में कि इस प्रश्न का जवाब अब दे दिया तो सिलेक्शन हो जाएगा, इस चक्रव्यूह से बाहर निकल जाऊंगा? मुझे लगता है कि मतलब बाकी सारे मेंबर ने अपने जो क्वेश्चन पूछे थे वहाँ मैंने अच्छे से रिप्रेजेंट किया था। एक कॉप 28 का क्वेश्चन था। अच्छा। तो उन्होंने ये पूछा कि ठीक है, सरकार जो कर रही ठीक है, दुनिया जो कर रही है वो ठीक है, ये बताइए इसको जो हम लोग की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक स्तर पे जो हम लोग की जो परंपराएं हैं उस माध्यम से कॉप 28 से जो हमारी जो इसमें जलवायु परिवर्तन की समस्या है उसको कैसे निपट सकते हैं। अच्छा। उसको मैंने पवित्र वन से उसको जोड़ करके मैंने बताया, मुझे लगा कि बहुत अच्छा हुआ है। और जो चेयरपर्सन थे वो काफी स्माइल किए। उसके बाद मुझे भी लगा कि हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन और था जो मैम ने पूछा था, आखिरी मेरा क्वेश्चन था। अच्छा। उन्होंने पूछा कि अगर आपको अपना जीवन साथी चुनना है
है, हाँ। तो आप कौन से मूल्यों को दे उसमें परखेंगे, जांचेंगे? हाँ। तो वो क्वेश्चन ये मुझे बता ही दीजिए यहाँ पर, चूंकि अब तो आप सिलेक्ट भी हो गए हैं, तो क्या पता इसी माध्यम से जैसा जीवन साथी आपको चाहिए होगा ऑफर आ जाएगा। तो वहाँ तो मैंने सबसे पहले बताया था कि मैम कि जहाँ तक मुझे लगता है एक ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है, हाँ। कि उसमें एक ईमानदारी का जो गुण होना चाहिए, और दूसरी हमारे और उसके बीच में एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी तो बहुत अच्छा रहेगा। और तीसरा ये है कि परिवार को साथ में लेके चलना वाला। मैम इस पे काफ़ी ज़्यादा खुश हुई थी, इस जो मैं थर्ड जोड़ा था। हाँ। तो उन्होंने कहा अगर मान लो परिवार को साथ में नहीं लेके चलना चाहती, तो मैंने इसको उसको ऐसे बोला कि सर मैम ऐसा मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति अगर ईमानदार होगा तो जीवन के और अपने रिश्तों में भी ईमानदारी उसकी सही बात झलकेगी। है, बिल्कुल। तो ये एक बेहतर तरीका है कि ईमानदारी। तो फिर जो मेरे चेयरपर्सन थे वो कह गई बहुत बहुत धन्यवाद, आपका इंटरव्यू समाप्त हुआ। अच्छा, फिर आप उठ के वहां फिर से उसके बाद मैं चला गया। तो चले गए। तो जब इंटरव्यू हॉल से बाहर निकले होंगे तो कैसा महसूस हुआ उसके था? बाद सर ऐसे लगा कि चलो बहुत अच्छा निपट गया। बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी मैं निकलने के बाद। अब क्या नंबर मिले होंगे मुझे नहीं पता, हाँ। बट निकलने के बाद मुझे काफ़ी अच्छी फीलिंग आई। मुझे लगा कि इस तरीके से फिर अगर इंटरव्यू होंगे तो फिर मैं हर महीने दे सकता हूँ। चलिए, नौबत नहीं आएगी अब इसकी, है ना? हाँ। मामला निकल गया आपका, आप इस चक्रव्यूह से हाँ। पार हो चुके हैं अब। मेरे सारे प्रश्न जो हैं वो खत्म हो चुके हैं। अंत में कोई आप संदेश देना चाहें अभ्यर्थियों के लिए तो जरूर दें। अभ्यर्थियों के लिए मेरा संदेश ये रहेगा कि अगर आपने कोई संकल्प लिया है तो उस संकल्प के लिए आप अपना प्रयास करिए और उस संकल्प पे अडिग रहिए। और साथ साथ ये भी ध्यान दीजिए कि आप ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं कि नहीं। मैं इस बात पे जोर दे रहा हूँ कि ईमानदारी से प्रयास। तो आप ईमानदारी से प्रयास करिए और सफलता जरूर मिलेगी। और एक राजेश रेड्डी जी का शेर है कि आसमां में हर किसी के वास्ते है कोई बूंद, बस शर्त यह है कि इतनी शिद्दत से कोई प्यासा तो है हो। तो हर अभ्यर्थियों में वो प्यास होनी चाहिए, और उस अगर प्यास रहेगी तो सफल जरूर होंगे, ये मेरा विश्वास है। पीयूष जी, आपने अपना बेशकीमती समय जो है अभ्यर्थियों के लिए दिया, नव आगंतुकों को निश्चित तौर पर आपके इस जो जवाब हैं, आपके जो अनुभव हैं, उससे लाभ मिलेगा। आपका बहुत बहुत एक बार फिर से शुक्रिया। धन्यवाद सर। और उज्जवल भविष्य की मैं कामना भी करता हूँ पूरे संस्कृति आईएएस परिवार की ओर से। साथियों, आज हमारे साथ पीयूष जी थे। अगले प्रोग्राम में किसी और अभ्यर्थी के साथ हम मिलेंगे और आपके जो सवाल हैं उस पर बात करेंगे। यदि आपके कोई सवाल हैं तो आप संस्कृति आईएएस के व्हाट्सएप चैनल ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं। संस्कृति आईएएस के कॉन्टैक्ट नंबर हैं, वहाँ भी आप भेज सकते हैं। इसी वादे के साथ कि जल्द ही आपसे मुलाकात होगी। अपना बेहद ख्याल रखिए। शुक्रिया।